जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरुणोदय क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है, मैं अरुण कुमार आर्य चर्चा करता हूं हर रोज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो साथियों, आज है 16 नवंबर और हम चर्चा करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो साथियों, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी स्क्रीन पर अपने प्यारे भारतीय तिरंगे से शुरुआत कर रहे हैं अपने पहले प्रश्न की। साथियों, प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। 8 अरब विश्व की जनसंख्या पार हो चुकी है WHO के अनुसार। और WHO ने यह भी बताया है कि आने वाले वर्ष 2030 में $8.5 बिलियन क्रॉस कर जाएगी वर्ल्ड पॉपुलेशन। विश्व की जनसंख्या 8.5 अरब हो जाएगी। तो साथियों, जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में प्रसार भारती के CEO कौन बने हैं? प्रसार भारती एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है, प्रसार भारती। उसके CEO कौन बने हैं? आपका ऑप्शन ए है पारस अग्रवाल, आपका ऑप्शन बी है अरविंद कृष्णा, आपका ऑप्शन सी है शांतनु नारायण, या आपका ऑप्शन डी है गौरव द्विवेदी। तो साथियों, प्रसार भारती के जो CEO बने हैं वो बने हैं गौरव द्विवेदी जी। आपका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अभी भारत सरकार ने किनको? गौरव द्विवेदी जी को, गौरव द्विवेदी जी को क्या बनाया है? प्रसार भारती का CEO। किसका? प्रसार भारती का। प्रसार भारती का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है ये? गौरव द्विवेदी। कौन है? गौरव द्विवेदी जी, प्रसार भारती के CEO। प्रसार भारती क्या है? ये आप देख रहे होंगे, एक चैनल है ना, जैसे एक दूरदर्शन चैनल है, तो दूरदर्शन भी इसकी एक सब्सिडरी है। किसकी? प्रसार भारती की। प्रसार भारती, प्रसार भारती एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। आप न्यूज वगैरह देखते होंगे, बहुत सारे चैनल वगैरह देखते होंगे, तो उन्हीं चैनलों की तरह एक संस्था है। कौन सी? प्रसार भारती। प्रसार भारती सार्वजनिक प्रसारण संस्था है साथियों। कौन सी? प्रसार भारती। ये पेन को क्या हो गया आज? पेन क्यों नहीं चल रहा? चलिए, चल गया पेन, है ना। चलिए, प्रसार भारती क्या है? सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। क्या है? सार्वजनिक प्रसारण संस्था है प्रसार भारती। सार्वजनिक प्रसारण संस्था, सार्वजनिक प्रसारण संस्था है कौन सी? प्रसार भारती। तो उसके CEO कौन बने हैं? गौरव द्विवेदी जी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया जाएगा? किसको दिया जाएगा? आपका ऑप्शन ए है सीमा पूनिया, आपका ऑप्शन बी है श्री अमित, आपका ऑप्शन सी है निखल जरीन, आपका ऑप्शन डी है अचंता शरत कमल। तो साथियों, रिसेंटली भी घोषणा हुई है, केंद्रीय मामलों के मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने भी घोषणा की है कि आने वाली 30 नवंबर को जो खेल पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा, उसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया जाएगा? तो साथियों, इसका सही आंसर है डी। किसको? अचंता शरत कमल को। किसको? अचंता शरत कमल को। टेबल टेनिस के प्लेयर हैं कौन? अचंता शरत कमल। कौन? अचंता शरत कमल। ये कौन है? अचंता शरत कमल जी हैं। किसके प्लेयर हैं? टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। टेबल टेनिस के प्लेयर हैं कौन? अचंता शरत कमल। इनको आने वाली 30 नवंबर को केंद्रीय खेल पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा, उसमें इनको ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। अचंता शरत कमल किस खेल से संबंधित है साथियों? वो है टेबल टेनिस से। किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। जितने भी अभी तक के राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, उनमें इन्होंने अब तक 7 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं साथियों। 7 गोल्ड मेडल, 7 गोल्ड मेडल अब तक के हुए राष्ट्रमंडल खेलों में। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितने भी राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, किसी ना किसी राष्ट्रमंडल खेल में अचंता शरत कमल जी कोई ना कोई पदक तो लाते ही हैं। और अब तक 7 गोल्ड मेडल टेबल टेनिस में ला चुके हैं कौन? अचंता शरत कमल। कौन? अचंता शरत कमल। ठीक है साथियों, चलिए, तो ये केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा घोषणा की गई है
खेल रत्न पुरस्कारों की, खेल रत्न पुरस्कारों की। चलिए साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया किस दिन? आपका ऑप्शन ए है 10 नवंबर, आपका ऑप्शन बी है 12 नवंबर, आपका ऑप्शन सी है 14 नवंबर, आपका ऑप्शन डी है 15 नवंबर। तो साथियों, पहले तो आपको पता होना चाहिए जनजातीय गौरव दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा एक जनजाति है झारखंड की, वो अभी आगे बात करेंगे। तो साथियों, जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया 15 नवंबर को। 15 नवंबर को इनकी जयंती पर, बिरसा मुंडा की जयंती पर क्या मनाया गया? जनजातीय गौरव दिवस। क्या मनाया गया? जनजातीय गौरव दिवस। कब मनाया गया साथियों? 15 नवंबर को। 15 नवंबर को। थोड़ा सा बात कर लेंगे हम जनजातीय गौरव दिवस की। जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में? बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा मान सकते हैं आप, क्योंकि जो झारखंड के लोग हैं वो इनको भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। मुंडा क्या है? एक जनजाति है। मुंडा क्या है? एक जनजाति है। मुंडा क्या है साथियों? एक जनजाति है। मैं पेन दूसरा यूज करके देखता हूं, अगर चल जाता है तो ये पेन चल गया। तो मुंडा क्या है? एक जनजाति है। एक जनजाति है। कहाँ की जनजाति है ये साथियों? झारखंड की जनजाति। कहाँ की जनजाति है ये? झारखंड की जनजाति है। झारखंड में भी कहाँ की? छोटा नागपुर पठार के आसपास की, है ना साथियों? CNP, CNP छोटा नागपुर का पठार झारखंड की एक जनजाति है मुंडा। ठीक है, झारखंड की एक जनजाति है मुंडा। तो अगर हम बात करें इतिहास की, अगर हम बात करें इतिहास की, 1857 क्रांति के आसपास, यानी उसके बाद में बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे और अंग्रेजों द्वारा जितने भी भारतीय छोटे छोटे प्रांत थे उन पर अत्याचार किया जा रहा था। उसी के दौर में 1899-90 के दौर में बिरसा मुंडा जो थे वो एक जनजाति थी। बिरसा कौन थे? भगवान बिरसा कौन थे? एक जनजाति, मतलब एक व्यक्ति थे। किस जनजाति के? मुंडा जनजाति के। किस जनजाति के? मुंडा जनजाति के। कौन थे? बिरसा थे। बात हो करेंगे हम 1899 और 90 के आसपास की। 1899-90 के आसपास की। यहां हुआ कौन सा? मुंडा विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ? मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह। इस विद्रोह में क्या हुआ साथियों? इस विद्रोह में यह हुआ, वहां पर एक और जनजाति थी, एक गैर जनजाति थी जिसको बोलते थे दिकू। तो दिकुओं ने क्या किया? इस मुंडा जनजाति की भूमि हड़प ली। दिकुओं ने क्या किया? इस मुंडा जनजाति की भूमि हड़पना शुरू कर दिया। अब इस आंदोलन का कोई ना कोई तो नेतृत्व करता, तो उस आंदोलन की, यानी कि मुंडा आंदोलन के, मुंडा विद्रोह के नेतृत्व के रूप में, है ना, नेतृत्व किसने संभाला? बिरसा मुंडा ने संभाला। 1899-90 में हुआ मुंडा विद्रोह। किस लिए हुआ? दिकुओं से अपनी भूमि बचाने के लिए। दिकू कौन थे? वहां के एक प्रकार के गैर जनजातीय जमींदार थे, है ना। वो इनकी मुंडा जनजाति की भूमि हड़प रहे थे। उस भूमि को बचाने के लिए एक नेतृत्वकर्ता, शीर्षकर्ता के रूप में उभर कर आए भगवान बिरसा मुंडा। कौन उभर कर आए? बिरसा मुंडा। हालांकि कुछ समय बाद ये मारे गए, है ना। तो 1899-90 में हुआ मुंडा विद्रोह। तो मुंडा जो जनजाति है वहां के लोगों ने इन्हें अपना भगवान के रूप में मानना स्वीकार कर दिया, क्योंकि उस जनजाति को बचाने का श्रेय, उस जनजाति की भूमि को बचाने का श्रेय, पूरा श्रेय किसको जाता है? बिरसा मुंडा को जाता है। तो वहां के लोगों ने इनको भगवान बिरसा मुंडा मानना शुरू कर दिया। तो भगवान बिरसा मुंडा यानी कि बिरसा मुंडा की जयंती पर, जन्मोत्सव पर दिवस मनाया जाता है जनजातीय दिवस। कौन सा दिवस साथियों? जनजातीय दिवस। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। क्या मनाते हैं हम? जनजातीय दिवस। चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, उससे पहले कुछ और दिवस के बारे में हम जानेंगे, है ना। दिवस की बात चल रही है तो चलिए, 1 नवंबर को मनाया हमने विश्व शाकाहारी दिवस। 1 नवंबर को मनाया साथियों हमने विश्व शाकाहारी दिवस। ठीक है साथियों। बात करेंगे हम 5 नवंबर की। तो 5 नवंबर को हमने कौन सा दिवस मनाया साथियों? तो 5 नवंबर को हमने मनाया सुनामी जागरूकता दिवस। 5 नवंबर को हमने मनाया साथियों सुनामी जागरूकता दिवस। ठीक है। 7 नवंबर को साथियों हमने मनाया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया हमने साथियों? 7 नवंबर को, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस।
10 नवंबर को साथियों हमने क्या बनाया, 10 नवंबर को मनाया हमने शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। विश्व विज्ञान दिवस, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया हमने, 10 नवंबर को। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 5 नवंबर को सुनामी जागरूकता दिवस और 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में कौन सा देश आसियान के 11वें सदस्य देश के रूप में शामिल होगा। आसियान के 11वें सदस्य देश के रूप में कौन सा देश शामिल होगा। आपका ऑप्शन ए है आर्मेनिया, आपका ऑप्शन बी है साइप्रस, या आपका ऑप्शन सी है तिमोर लेस्ते, आपका ऑप्शन डी है हांगकांग। तो साथियों आसियान में अभी तक 10 सदस्य थे और अब जो है 11वें सदस्य के रूप में किसने स्थान ले लिया है, तिमोर लेस्ते ने। किसने स्थान ले लिया साथियों, तिमोर लेस्ते 11वां सदस्य बन गया है। किसका, एशियान का। चलिए साथियों थोड़ा सा जान लेंगे एशियान के विषय में। किसके विषय में, एशियान के विषय में हम थोड़ा सा जानेंगे। क्या है एशियान, है एशियान के विषय में जानेंगे। एशियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण एशिया प्रांतों का, एशिया के दक्षिण प्रांतों का एक समूह है आसियान। एशिया के 10 दक्षिण प्रांत, प्रांत मतलब 10 देश, एशिया के दक्षिणतम 10 देशों का एक समूह है क्या, आसियान या एशियान। आसियान या एशियान। कितने देश है साथियों इसमें, इसमें देश है 10 देश। कितने देश है साथियों इसमें, 10 देश हैं आसियान में। कितने देश है साथियों, 10 देश। और अभी हाल ही में 11वां सदस्य देश भी बन गया है, अभी घोषणा हुई है। अभी G20 का इंडोनेशिया में सम्मेलन हो रहा है। अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी वहाँ शामिल होने के लिए गए हैं इंडोनेशिया के बाली में, बाली जो कहाँ पड़ता है इंडोनेशिया में, है ना। तो वहाँ पर एक घोषणा हुई है, उससे पहले ही घोषणा हो गई थी, इनकी मंत्री परिषद की घोषणा हो गई थी कि 11वें सदस्य देश के रूप में एशियान में हम किसको लेंगे, तिमोर लेस्ते को लेंगे। किसको लेंगे हम, तिमोर लेस्ते को लेंगे। तिमोर लेस्ते 11वां सदस्य बन गया है किसका, आसियान का। इसकी राजधानी है दिल्ली, दिल्ली है ना, दिल्ली। इसकी राजधानी है दिल्ली, किसकी, तिमोर लेस्ते की। मुद्रा है इसकी यूएस डॉलर। मुद्रा क्या है तिमोर लेस्ते की, यूएस डॉलर। ठीक है, अब हम जानेंगे थोड़ा सा आसियान के विषय में। किसके विषय में, आसियान के। आसियान द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एक संघ है, एक समूह है दक्षिण प्रांतीय, यानी कि दक्षिण के राज्यों का, दक्षिण के प्रांतों का। कब एस्टेब्लाइज हुआ ये, कब बना, 8 अगस्त 1967 को एशियान बनकर तैयार हुआ। तो एशियान का गठन कब हुआ, आसियान का गठन कब हुआ साथियों, वो हुआ 1967 को। कब हुआ, 1967 को साथियों। कंट्रीज की बात करें, कितनी कंट्रीज हैं इसमें, इंडोनेशिया, मलेशिया 2, फिलीपींस 3, सिंगापुर 4, थाईलैंड 5, ब्रुनेई दारुसलाम 6, लाओस 7, म्यांमार 8, कंबोडिया 9 और वियतनाम 10। तो 10 दक्षिण एशिया देशों का एक समूह है आसियान। अब 11वें सदस्य देश के रूप में कौन शामिल हो गया है, तिमोर लेस्ते। कौन शामिल हो गया है, तिमोर लेस्ते। राजधानी है तिमोर लेस्ते की दिल्ली और तिमोर लेस्ते की मुद्रा यानी कि करेंसी है यूएस डॉलर, यूएस डॉलर। बात करेंगे हम थोड़ा सा मैप में, जो देश है, पहला देश है ब्रुनेई, पहला देश है ब्रुनेई साथियों, है ना। चलो यहां से बात कर लेंगे। ये हमारा म्यांमार, म्यांमार 1 हो गया, वियतनाम 2 हो गया, कंबोडिया 3 हो गया, थाईलैंड 4 हो गया, मलेशिया 5 हो गया, ठीक है साथियों, इंडोनेशिया 6 हो गया, ठीक है, फिलीपींस 7 हो गया, और इस मैप में थोड़ा सा नहीं दिख रहे, चलिए इसमें देख लेंगे। दूसरा कंबोडिया, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है लाओस, 5वां मलेशिया, 6ठा म्यांमार, फिलीपींस 7वां, 8वां सिंगापुर और 9वां थाईलैंड, 10वां वियतनाम। 10वां कौन सा हो गया, वियतनाम। ठीक है साथियों, अब नया एक सदस्य देश बना है, कौन सा है ये, तिमोर लेस्ते, ईस्ट तिमोर लेस्ते, ईस्ट तिमोर लेस्ते यानी कि पूर्वी तिमोर लेस्ते। कौन सा नया सदस्य देश बना है, पूर्वी तिमोर लेस्ते, पूर्वी तिमोर लेस्ते।
एक नया सदस्य देश बन गया है आसियान का, पूर्वी तिमोर लेस्ते। कौन सा साथियों? पूर्वी तिमोर लेस्ते, इंडोनेशिया से थोड़ा सा नीचे है, पूर्वी तिमोर लेस्ते। बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है? गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। आपका ऑप्शन ए है हरियाणा, आपका ऑप्शन बी है दिल्ली, आपका ऑप्शन सी है पंजाब, या आपका ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो साथियों, जो गानों में हथियारों का प्रदर्शन करते हैं बॉलीवुड के गानों में, तो उन कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अपने स्टेट में बनने वाली बॉलीवुड फिल्मों और बॉलीवुड गानों में हथियारों का पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? वो साथियों है पंजाब राज्य। वो कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य। अभी हाल ही में पंजाब के जो सीएम हैं भगवंत मान सिंह, उन्होंने घोषणा की है कि हमारे राज्य में बनने वाले बॉलीवुड गानों में हथियारों का प्रतिबंध पूर्ण रूप से, हथियारों का प्रयोग, हथियारों का प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा क्या? हथियारों का प्रदर्शन। आप इसमें देख रहे हैं सिद्धू मूसेवाला को, सल्यूट करता हूं ऐसे नौजवान को जिसने मात्र 28 वर्ष की उम्र में इतनी विश्व ख्याति प्राप्त कर ली है ना। तो ये जो आप हथियार देख रहे हैं ये बहुत ही असामाजिक है ऐसा मान लीजिए। तो इन हथियारों का प्रतिबंध, इन हथियारों का प्रदर्शन पंजाब सरकार ने पूर्ण रूप से मना कर दिया है कि अब हमारे राज्य में इन हथियारों का प्रदर्शन बॉलीवुड गानों में नहीं होगा। तो कौन सा राज्य है साथियों? पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब। ठीक है। पंजाब के सीएम की अगर हम बात करें तो साथियों पंजाब के जो सीएम हैं वो कौन है? भगवंत मान सिंह। कौन है सीएम? भगवंत मान सिंह। भगवंत मान सिंह है, भगवंत मान सिंह है पंजाब के सीएम। कौन? पंजाब के सीएम कौन है साथियों? पंजाब के सीएम भगवंत मान सिंह। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित गैस संयंत्र पंजाब में लगाया गया है साथियों। संपीड़ित गैस संयंत्र, संपीड़ित गैस संयंत्र, एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित गैस संयंत्र, संपीड़ित गैस प्लांट, संपीड़ित गैस प्लांट, संपीड़ित गैस प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित गैस प्लांट कहाँ लगाया गया है? ये लगाया गया है पंजाब में। कहाँ लगाया गया साथियों? पंजाब में। पंजाब में एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित गैस प्लांट कहाँ लगा है? पंजाब में। पंजाब में। पंजाब की अगर हम एक और चीज की बात करें तो पंजाब का एक स्टेशन है चंडीगढ़ स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। कौन सा? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। तो हाल ही में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंजाब सरकार ने क्या रख दिया है साथियों? क्या रख दिया है साथियों? तो चंडीगढ़ जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर रख दिया है शहीद भगत सिंह रेलवे स्टेशन, शहीद भगत सिंह रेलवे स्टेशन। तो आप ये भी जान लो कि अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह क्रांतिकारी, एक क्रांतिकारी योद्धा थे शहीद भगत सिंह, बहुत अल्पायु में शहीद हो गए, शहीद भगत सिंह। तो शहीद भगत सिंह रेलवे स्टेशन नाम हो जाएगा साथियों। अब चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो जाएगा? अब शहीद भगत सिंह रेलवे स्टेशन हो जाएगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान सिंह ने घोषणा कर दी है। और एशिया का पहला संपीड़ित गैस संयंत्र भी कहां लगाया जा रहा है साथियों? पंजाब में लगाया जा रहा है। पंजाब सरकार ने बॉलीवुड गानों में प्रदर्शन प्रयोग में लाए जा रहे हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत का इस्पात का कौन सा बड़ा उत्पादक देश बन गया है? हाल ही में भारत इस्पात का कौन सा बड़ा उत्पादक देश बन गया है? प्रोडक्शन कंट्री में इस्पात, आयरन है ना, आयरन या स्टील बोल सकते हैं आप। तो आयरन स्टील में जो प्रोडक्शन के मामले में है कौन सा रैंक प्राप्त करी है भारत ने भी? दूसरा, आपका ऑप्शन बी है तीसरा, आपका ऑप्शन सी है चौथा, या आपका ऑप्शन डी है पांचवा। तो साथियों इस्पात उत्पादक के रूप में अभी भारत चौथी रैंक पर था विश्व में,
और वो चौथी रैंक कूद करके 8 साल से लगातार बढ़ रहे अपने प्रदर्शन को देखते हुए आज भारत प्रोडक्शन के मामले में, इस्पात प्रोडक्शन के मामले में दूसरे नंबर पर आ गया है। कौन से नंबर पर आ गया है? दूसरे नंबर पर आ गया है साथी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा जान लेंगे इस्पात प्रोडक्शन के विषय में, किसके? इस्पात उत्पादक देशों के विषय में, इस्पात उत्पादक देशों के विषय में। तो साथियों पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया इस्पात उत्पादक में पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर हमारा प्यारा भारत आ गया है। अब तक चौथे नंबर पर था, अब तक चौथे नंबर पर था। ये देख सकते हो आप, जो इस्पात आयरन प्रोडक्शन कंट्रीज हैं, टॉप 10 कंट्रीज हैं हाईएस्ट आयरन प्रोडक्शन, ऑस्ट्रेलिया अभी भी पहले नंबर पर बना हुआ है। अच्छा बात करें हम तो अब तक जो था वो दूसरे नंबर पर ब्राजील था और तीसरे नंबर पर चाइना था, तीसरे नंबर पर चाइना था। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर ब्राजील और चौथे नंबर पर हमारा प्यारा भारत था, हमारा चौथे नंबर पर प्यारा भारत था। अब अपनी रैंक को सुधारते हुए, अब अपनी रैंक को सुधारते हुए प्रोडक्शन के मामले में, आयरन प्रोडक्शन के मामले में भारत दूसरा देश बन गया है। तो इस्पात उत्पादक देश के रूप में दूसरे नंबर का राज्य, दूसरे नंबर का देश बन गया है। कौन? भारत। बात करेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हम अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत फ्रांस का संयुक्त युद्ध अभ्यास, भारत फ्रांस का संयुक्त युद्ध अभ्यास कहां शुरू होगा? आपका ऑप्शन ए है नई दिल्ली, आपका ऑप्शन बी है देहरादून, आपका ऑप्शन सी है जोधपुर पंजाब, या आपका ऑप्शन डी है चंडीगढ़ पंजाब। तो साथियों अभी हाल ही में भारत और फ्रांस के मध्य एक युद्ध अभ्यास हुआ है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज हुई है। वो कहां पर हुई है? जोधपुर पंजाब में। कहां पर हुई है साथियों? जोधपुर पंजाब में। जोधपुर पंजाब में क्या होती है एक्सरसाइज, कहां कहां हुई है, अब तक कितनी एक्सरसाइज हुई है हाल ही की, है ना, हाल ही में कितनी युद्ध अभ्यास हुए हैं उसके विषय में थोड़ा सा जानेंगे। चलिए बात करेंगे हम भारत और फ्रांस के युद्ध अभ्यास के विषय में, भारत फ्रांस के युद्ध अभ्यास के विषय में। तो उस युद्ध अभ्यास का नाम रखा गया है साथियों गरुड़। उस युद्ध अभ्यास का नाम क्या रखा गया है साथियों? गरुड़। गरुड़ क्या है? एक युद्ध अभ्यास है, एक युद्ध अभ्यास है। कौन सा? वायुसेना का। कौन सा? वायुसेना का। वायुसेना का एक युद्ध अभ्यास है गरुड़, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है गरुड़। किस किस के मध्य हुई है साथियों? किस किस के मध्य हुई है? किन किन देशों की वायुसेनाओं के मध्य हुई है? किन किन देशों की वायुसेनाओं के मध्य हुई है साथियों? तो ये हुई है भारत की वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना, और फ्रांस की वायुसेना के मध्य, फ्रांस और भारत की वायुसेना के मध्य एक युद्ध अभ्यास हुआ है जिसको नाम दिया गया है गरुड़, जिसको नाम दिया गया साथियों गरुड़। चलिए हम अन्य जो हमारे एक्सरसाइज हुई है, अन्य एक्सरसाइज हुई, युद्ध अभ्यास हुए हैं, उनके विषय में भी थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। ये हमारे युद्ध अभ्यास, ये हैं हमारे युद्ध अभ्यास। ये हुए हैं किसके मध्य हुए हैं, किस प्रकार का है? स्थल सेना, वायुसेना या नेवी नवल सेना के मध्य, है ना। चलिए पहला है आपका वज्र प्रहार, पहला है आपका वज्र प्रहार। तो साथियों भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है, भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है एक स्थल सेना का युद्ध अभ्यास है। कहां पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सा? वज्र प्रहार। वज्र प्रहार। दूसरा है साथियों युद्ध अभ्यास, दूसरा है साथियों युद्ध अभ्यास। इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है भी ये युद्ध अभ्यास एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है ना, लेकिन इसका नाम भी क्या है? कि युद्ध अभ्यास है। यह भी किसके मध्य हुआ है? भारत और अमेरिका के मध्य स्थल सेना का युद्ध अभ्यास है। कहां पर हुआ है? उत्तराखंड में। तीसरा है सूर्यकिरण। कौन सा है? सूर्यकिरण। आई होप कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तीसरा है सूर्यकिरण, भारत और नेपाल की सेना के मध्य हुआ है। कहां पर? उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में, है ना साथियों। चलिए हम बात करेंगे गरुड़ की, हम बात करेंगे गरुड़ की।
तो जो गरुड़ युद्ध अभ्यास हुआ है वो हुआ है भारत और फ्रांस की वायुसेना के मध्य, पंजाब में, जोधपुर स्टेशन पंजाब में। तो ये है हमारे युद्ध अभ्यास। साथियों परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम में आपके युद्ध अभ्यास आ ही जाते हैं, किसी न किसी एग्जाम में आपके युद्ध अभ्यास आ ही जाते हैं। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देश का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा बना है? एयरटेल, आपका ऑप्शन ए है, आपका ऑप्शन बी है जियो, आपका ऑप्शन सी है वी आई, है ना, और आपका ऑप्शन डी है अन्य। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि देश का सबसे मजबूत टेलीग्राम जो ब्रांड बना है वो कौन सा बना है? जियो। वो कौन सा बना है? जियो। कौन सा बना है साथियों? जियो। जियो के विषय में थोड़ा सा बात कर लेंगे हम, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी अगर बात करें हम जियो के विषय में, ये है जियो। तो सबसे मजबूत टेक्नोलॉजी, सबसे मजबूत टेलीकॉम कंपनी के रूप में कौन सी कंपनी उभरी है? जियो कंपनी उभरी है। आपको पता ही होगा रिलायंस के जो सीईओ है वो कौन है साथियों? मुकेश अंबानी, उनके बेटे हैं आकाश अंबानी। तो रिलायंस के जो सीईओ हैं वो हैं मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी। बात कर लेंगे थोड़ा सा रिलायंस कंपनी के बारे में, जियो के बारे में। फाउंडेड, कब फाउंड किया गया? फरवरी 2007 में। जियो कब फाउंड किया गया? फरवरी 2007 में। ये जियो की बात कर रहे हैं। कब फाउंड किया गया? 2007 में बनकर तैयार हुआ। फाउंडर कौन है? आप अच्छे से जानते होंगे इनको, मुकेश अंबानी जी को। मुकेश अंबानी जियो के क्या है? फाउंडर है। हेडक्वार्टर कहां पर है? रिलायंस कोऑपरेटिव पार्क, घनसोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। किसका? जियो का। महाराष्ट्र में क्या है साथियों? इसका हेडक्वार्टर है जियो का। और जियो के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, वो है मुकेश अंबानी जी के सुपुत्र आकाश अंबानी जी। मुकेश अंबानी जी के सुपुत्र आकाश अंबानी जी। मुकेश अंबानी के सुपुत्र आकाश अंबानी जी। साथियों अब हम इसी श्रृंखला को आज की समाप्त करते हैं। उसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों अगर आपको हमारी प्रश्न श्रृंखला पसंद आ रही है, बिल्कुल आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरी परीक्षा की दृष्टि से कारगर सिद्ध हो सकती है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, हर रोज देखिए। मैं हर रोज आपको 8 से 10 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आता हूं। आने वाले कुछ समय में ये प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ जाएगी और ये प्रश्न मैं मानता हूं कि बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी करंट अफेयर, जैसा कि मैंने पूर्व में बता चुका हूं, महत्वपूर्ण होता है। एक सामान्य रूटीन में, सामान्य दिनचर्या में महत्वपूर्ण होता है। तो इसको सामान्य व्यक्ति भी देख सकता है करंट अफेयर्स को, कि हमारे आसपास राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर क्या चल रहा है वगैरह वगैरह। साथियों इसी के साथ आज के प्रश्न श्रृंखला को समाप्त करते हैं। जय हिंद, सादर प्रणाम।